हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं साकेत आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को 14 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से डिस्कशन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो आपको बताना है ये जो है बीमारी अभी हाल ही में जो है स्वास्थ्य मंत्री ने ये लक्ष्य रखा है कि हम इसको बीमारी को कब तक समाप्त कर देंगे। तो विकल्प में है जो 2026, 27, 2029, 2032। तो कब तक ये लक्ष्य रखा गया है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा 2027 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इसको हम जो है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त कर देंगे। तो देख लीजिएगा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने जो है 10 फरवरी 2025 को 13 स्थानिक राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया था। तो ये इसका क्या है, इसमें औषध यही वितरण किया जाएगा जिससे इस बीमारी से जो है इस बीमारी को खत्म किया जा सके। तो कौन किया है? जगत प्रकाश नड्डा, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है कि 2027 तक हम इसको समाप्त कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस या जिसे एलिफेंटियासिस कहते हैं, इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। अभी आपको इमेज में भी दिखा देता हूं। ये देखेंगे तो फिलारियोइडिया परिवार से संबंधित गोल कुंडलित और धागे जैसे परजीवी नेमाटोड, जिसे राउंड वर्म कहते हैं, के कारण होने वाला एक बीमारी है। तो ये देखिएगा, इसका इमेज है, इस तरह से कुछ हो जाता है, इसीलिए इसे हाथी पांव कहा जाता है, क्योंकि इसका पैर देख रहे हैं फूल करके कितना जो है सूज करके कितना मोटा हो गया है, इसीलिए इसे हाथी पांव बीमारी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, खतरनाक बीमारी है। इस तरह से कुछ इसका जो है प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे इसका स्टेप में होते होते इसका व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करता है। तो मॉस्किटो स्टेज इसको देख सकते हैं। याद रखना है 2027 तक जो है इस बीमारी को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। अगला है कांस्टेंटाइन टैसोलस को किस देश का जो है नया राष्ट्रपति जो है चुना गया है? तो आपको बताना है इनको जो है कांस्टेंटाइन टैसोलस तो किस देश का नया राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है। अभी इलेक्शन हुआ था तो वो जीत के यहां से आए हैं। तो विकल्प में है बेल्जियम, ग्रीस, अर्जेंटीना, एस्टोनिया। तो किस देश के ये राष्ट्रपति बनेंगे? सही उत्तर आपका रहेगा ग्रीस, जिसे पहले एथेंस कहा जाता था, अब एक ग्रीस के जो है अब ग्रीस कहा जाता है। इसका राजधानी इसकी एथेंस इस समय बन गई है, एथेंस। तो याद रखना है इसके जो है ग्रीस के राष्ट्रपति बनेंगे। तो देख लीजिएगा, ये ग्रीस संसद के जो है ग्रीस संसद के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। इनको जो है अब राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये जो है कैटरीना सकेलारोपोलू का जो स्थान लेंगे, जो ये ग्रीस की अभी वर्तमान में जो इसके पहले थी, इसका मार्च में इनका कार्यकाल खत्म होगा, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति थी, पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनका स्थान ये जो है इनको रिप्लेस करके ये बनेंगे। और ये 300 वहां संसद में जो है 300 सीटें थी, 300 सीटें में से जो है ये 160 सीट पाए हैं। यानी जो उसका 151 सीट कम से कम लाना जरूरी होता था, क्योंकि जो आधे से ज्यादा होता उससे ये ज्यादा पाए हैं, 160 सीट पाए हैं। तो याद रखना है इनको। इनका इमेज भी देख लीजिए, ये देखिएगा इनका इमेज है, तो ध्यान रखना। ये पूर्व जो है ये है पूर्व राष्ट्रपति, जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं यहाँ की। तो अब आप मैप में भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो है आपसे ग्रीस की राजधानी पूछ सकता है या लोकेशन कहाँ है ये पूछ सकता है। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन आप देख सकते होंगे, हर एग्जाम में देखते हो तो या तो देश की राजधानी पूछ लेता है या उसके आसपास स्थित सागर पूछ लेता है। तो देख लीजिएगा, यहाँ जो अल्बानिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, तो तुर्की हो गया, जो एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है। तो इसके आसपास ये देश हैं। और यहाँ देखेंगे आपका जो है मेडिटेरियन सी, जिसे जो है भूमध्य सागर कहा जाता है, तो उसके तट पर स्थित ये देश है ग्रीस, जिसकी राजधानी क्या है? एथेंस राजधानी है। यही ग्रीस में ही जो है ओलंपिया पर्वत है, जिसके नाम से ओलंपिक खेल शुरुआत हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में कुछ आपके
महत्वपूर्ण जानकारी था, इसको आप याद कर लीजिएगा कि इसकी राजधानी एथेंस होती है। अगला है, हाल ही में किस संस्था ने मित्रा नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी इसके बारे में डिटेल्स में बता देता हूं आपको, मित्रा क्या है, तो इसको कौन लॉन्च किया है आप बताइए। विकल्प में है एसबीआई, सेबी, आरबीआई, पीएनबी। तो किसने इसको लॉन्च किया है? तो आप सही उत्तर आपका रहेगा सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। तो इसके बारे में अब थोड़ा डिटेल्स में देख लेना जरूरी होता है, क्योंकि अभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी ने को जो है नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च किया है? तो मित्रा लॉन्च किया है। या ऐसे पूछा जाए कि मित्रा जो है किसने लॉन्च किया? तो सेबी ने लॉन्च किया। इसका कार्य क्या है? तो देख लीजिए इसका क्या कार्य क्या है। तो सेबी ने इसको लॉन्च किया है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कहा जाता है, सेबी ने मित्रा, जिसका फुल फॉर्म भी देखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपसे पूछा जा सकता है कि सेबी ने जो भी मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इसका पूर्ण नाम क्या है? तो म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंस। तो इसके नाम से थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो रहा है कि क्यों इसको लॉन्च किया गया है, नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या होगा इसका लॉन्च करने का? तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि निवेशक जो होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनको निष्क्रिय या बिना दावे वाले म्यूचुअल फंड्स फोलियो का पता लगाना और उन्हें जो है पुनः प्राप्त करने में जो है मदद करना। इससे जो है जो निवेशक होते हैं उनको जो है फायदा होगा कि मतलब उनके साथ जो है उनको इग्नोर किया जाता है, वो सब चीजें यहाँ पूरा डाटा रहेगा, वो सब यहाँ समस्या नहीं होने वाली है। तो अब सेबी के बारे में कुछ जान लेना जरूरी होता है, क्योंकि सेबी हमेशा न्यूज में रहता है। तो पहले इनको जानिए, ये कौन है? इनका नाम है माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच कौन है? सेबी की इस समय चीफ है। ध्यान रखना है, अभी कई बार जब चर्चा में रही थी, जब अडानी वाला मुद्दा उठा था, तब भी ये चर्चा में उठा था कि मतलब इनके द्वारा जो है कुछ लूप हॉल किया गया है इसमें। और इसका फुल फॉर्म आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी का। इसकी स्थापना देखेंगे तो 1988 में हुआ था। कब हुआ था? ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, 1988 में हुआ था, 1988 में। लेकिन 1900 सेबी एक्ट आया था, जस्ट 1 मिनट, सेबी एक्ट कब आया था? 1992 में। सेबी एक्ट 1992 में आया था। उसके तहत इसको जो है 1992 में इसे जो है सांविधिक दर्जा दे दिया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था, सांविधिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब 1992 में इसे जो है संसद में पास करा करके एक्ट ला करके सांविधिक दर्जा, स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको भी ध्यान रखना। वर्तमान में यही इसकी चीफ हैं और प्रथम महिला चीफ भी है, इसलिए और ज्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है फाय सागर झील। अभी ये फाय एक व्यक्ति थे जो ब्रिटेन के थे, उनके नाम पर ये झील का नाम था। तो इसको जो है इस झील का नाम बदलने के कारण ये चर्चा में रहा है। तो ये किस राज्य में स्थित झील है? तो ये आपको बताना है, ये झील जो है, ये लेक किस राज्य में स्थित है, जिसका नामकरण अभी चेंज कर दिया गया है। तो ये अभी इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि फाय सागर झील का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस राज्य में स्थित झील है जिसका नाम बदला गया है? विकल्प में है राजस्थान, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित झील है। सही उत्तर आपका रहेगा राजस्थान में ये स्थित है। राजस्थान में, वो भी कहां? जयपुर में। ये जयपुर में स्थित झील है जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है, फाय सागर झील। क्योंकि फाय एक जो है ब्रिटिश व्यक्ति थे, ब्रिटिश जो है इंजीनियर थे, उनके नाम पर इसको रखा गया हो, क्योंकि उन्होंने 1892 में लगभग इस झील का जो है शुरुआत किया था। इस झील में कुछ जो है इंजीनियरिंग करके जो है इस झील का शुरुआत किया था। तो इसी का नाम चेंज करके जो है बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो है फाय जो है ब्रिटिश व्यक्ति थे। तो औपनिवेशिक मानसिकता को जो है समाप्त करने के लिए, औपनिवेशिक जो है चीजों से निकलने के लिए इस सागर का नाम बदला गया है। और नाम क्या किया गया है? तो वरुण सागर इसका नाम किया गया है। तो ध्यान रखना। फाय आपको बताया ना, ब्रिटिश इंजीनियर थे। 1892 में इसका जो है शुरुआत हुआ, झील का उद्घाटन हुआ था। और अजमेर में जो है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, हम आपको शायद जयपुर बता दिए, ये अजमेर है, ये आपको ध्यान रखना। देखिएगा मिस्टेक से आपको
जयपुर बता दी, अजमेर है आपका, तो याद रखना है। अभी ये देखिएगा, इसका आपका अजमेर का मैप है। अगला है देखिएगा, किस देश की सरकार द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट, ऑपरेशन डेविल हंट जो है चलाया गया है। तो ये अभी जो है कि कह लीजिए कि विपक्षी पार्टियों को समाप्त करने के लिए ये चलाया गया है। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं, विपक्षी पार्टियों के या विपक्षी जो पार्टियां होती हैं उसको, उसके समर्थन को जो है, समर्थकों को वहां से रिप्लेस करने के लिए, उनको जो है हटाने के लिए ये शुरू किया गया है। तो विकल्प में है भारत, बांग्लादेश, यूएसए, नेपाल। तो सही उत्तर आपको बताना है किस सरकार, किस देश की सरकार ने जो है ऑपरेशन डेविल हंट चलाया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा बांग्लादेश। कहां की सरकार ने शुरू किया है? बांग्लादेश ने। अभी आपको पता होगा शेख हसीना वहां की बांग्लादेश की जो है प्रधानमंत्री थे। आपको पता होगा कई वर्ष से वो प्रधानमंत्री थे, जिनका जो भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध है। उनके पिता जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जब वो 1971 में देश स्वतंत्र हुआ था, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना था, पूर्वी बांग्लादेश अलग होकर जो है पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना था। तो उन्हीं का जो है देन है शेख मुजीबुर रहमान का, जो उनके द्वारा जो है देश के आजादी के लिए बहुत अच्छे कार्य किए थे। तो भारत के उनके साथ अच्छे संबंध थे। तो उनकी बेटी जो शेख हसीना थी, उनका भी भारत के साथ अच्छा संबंध था, जिसके कारण से जो क्या हुआ कि वहां की सरकार ने जो है उनको हटाने के लिए कई सारे षड्यंत्र रचे। उनको जो है देश छोड़ करके भागना पड़ा। क्या 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 स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा आपको बताने के लिए। तो उसके कारण से वो देश छोड़ करके भारत में शरण लिए थे, ये भी आपको पता होगा। तो उसमें जो अभी अंतरिम सरकार, जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है बांग्लादेश में, उन्होंने ये कहा कि जो शेख हसीना के जो है समर्थक हैं, उनको रिप्लेस कर दिया जाए, यहां से मतलब हटा दिया जाए, उनको जो है दबा दिया जाए। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है, जिसके मुखिया इस समय जो है मोहम्मद यूनिस बने हैं, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। तो इनको जो है अभी अंतरिम जो है प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट नामक सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है, कि जो है जो भी शेख हसीना के समर्थक हैं, उनको समर्थन करने वाले हैं, उनको जो है यहाँ से हटा दिया जाए, उनको जो है दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। तो इसलिए शुरू किया गया है बांग्लादेश में। इस समय देख ही रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति क्या है। लोकतंत्र एकदम पूरा कह लीजिए वल्नरेबल स्थिति में है, वहां लोकतंत्र पूरा खत्म होने वाला है। अगला है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपको बताना है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, और इसका 12वां संस्करण ये है। तो विकल्प में है आपका अबू धाबी, दुबई, टोक्यो, पेरिस। तो कहाँ इसका आयोजन किया गया? सही उत्तर आपका रहेगा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन किया गया, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का। तो देख लीजिएगा इसके बारे में डिटेल्स। इसका जो है 11 से लेकर के 13 फरवरी तक यानी कल तक आयोजन किया गया दुबई यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। 12वां संस्करण था, 2013 से इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। अब की वर्ष का थीम और पिछले वर्ष का थीम सेम है। 2024 और 2025 का थीम था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी भविष्य की सरकार को आकार देना। इस थीम के तहत इसको जो है आयोजित किया गया था। इसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे। इस जो ये सम्मेलन होता है, इसका उद्देश्य ये है सरकारों के बीच जो है वैश्विक संवाद यानी ग्लोबल डायलॉग, टेक्नोलॉजी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन, और भविष्यवादी सोच यानी जो है फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग और अन्य चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित होता है। तो विश्व लेवल पर जो है देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कैसे चर्चा होती है कि विश्व को कैसे किस दिशा में लेकर जाया जा सकता है, पॉजिटिव वे में वो भी। तो इसलिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। कह रहा है ना 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। तो इसीलिए शामिल हुए थे कि जो है कैसे देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है। जो अभी वर्तमान में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा, तो टेक्नोलॉजी को कैसे सही दिशा में यूज किया जा सकता है। तो इस सब के बारे में पूरा चर्चा होने के लिए सम्मेलन आयोजित होता है। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। दुबई और अबू धाबी में अंतर क्या है? अबू धाबी जो है यूएई की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? राजधानी है। दुबई उसका एक बड़ा शहर है। आप सब सुने होंगे
कई सारे भारतीय जो है दुबई में अपना रोजगार करने के लिए वहां जो है सेटल होते हैं दुबई में। तो ये दुबई दोनों में अंतर है। कई लोग कहते हैं दुबई उसकी राजधानी है, लेकिन दुबई नहीं, अबू धाबी उसकी राजधानी है। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अरब अमीरात जो है कर्क रेखा से जाने वाली कर्क रेखा यहाँ से जाने वाला रेखा है, ये उसको भी ध्यान रखना। और देखेंगे फारस की खाड़ी जिसे कहते हैं पर्सियन गल्फ, ये यहाँ सिचुएशन इसका स्थिति है। और स्टेट ऑफ हार्मोज, हार्मोज जल संधि जो है यहीं से होके जाती है। इस यहाँ आपका जो है ओमान की खाड़ी मिलेगा। तो ये सब लोकेशन आपको इसलिए बताता रहता हूँ कि जिससे मैप पे आपका पकड़ बनता रहे। आने वाले एग्जाम में देखेंगे, अगर हम ये इतना कह रहे हैं कि अगर आपका मैप पे पकड़ बन जाए बढ़िया से, तो आने वाले एग्जाम में आप 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे घुमा करके जो है इधर उधर करके जो है अपने अपने हिसाब से अगर मैप पे पकड़ बना लीजिए तो कर ले जाएंगे। मैं इस बात को जो है अपने ऊपर अप्लाई किया हूँ और मैं इसका जो है गवाह हूं कि मैं ऐसे किया हूं जिससे मुझे बहुत फायदा मिला है। अगला है, हाल ही में किस नदी में दुर्लभ मगरमच्छ है कैटफिश जिसका नाम है बैगरियस सूचस की खोज की गई है। तो किस नदी में की गई है ये आपको बताना है, और कहां किस राज्य में की गई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विकल्प में है बेतवा, वाहनी, महानदी, सुबनसिरी। तो किस नदी में इसका जो है खोज की गई है दुर्लभ मगरमच्छ का? तो विकल्प में है सही आपका रहेगा वाहनी नदी में। और वाहनी नदी कहाँ है? असम में। असम के गुवाहाटी में इसका जो है खोज किया गया है। कहाँ? गुवाहाटी में। तो ध्यान रखना है। जस्ट मिनट। हाँ तो देखिएगा, गुवाहाटी में वाहनी नदी में मगरमच्छ कैटफिश की खोज की गई है, जिससे क्या है पारिस्थितिक संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि क्या करा दुर्लभ है, ये दुर्लभ मगरमच्छ की खोज की गई है। तो उससे निश्चित रूप से अगर जो है वो उसके मान लीजिए कोई मगरमच्छ है दुर्लभ कैटेगरी का है, वहां उसके अपने आसपास के जो जितने मगरमच्छ रहने वाले हैं उनको मार देगा या उसको जो है प्रभावित करेगा, तो निश्चित रूप से उसे पारिस्थितिक संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। तो यह एशिया के मीठे पानी की सबसे बड़ी कैटफिश प्रजातियों में से एक है, जो भारत हो गया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में पाया जाता है। ये मगरमच्छ जो दुर्लभ कैटेगरी में है। और उसका IUCN स्टेटस देखेंगे, अगर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो इसके द्वारा जो है रैंक प्रदान किया जाता है या स्टेटस दिया जाता है कि कौन सी प्रजाति, जैसे पौधा हो गया या जानवर हो गया, ये किस प्रजाति किस जो है इसका स्टेटस क्या है। तो ये निकट संकटग्रस्त है, यानी नियर थ्रेटेंड स्थिति में है। इसके बारे में कभी आपको डिटेल्स बता देंगे IUCN किस तरह से रैंकिंग प्रदान करती है। अगर देखेंगे तो इस मगरमच्छ की लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है और 50 किलोग्राम तक ये वजनी हो सकता है, वजन इसका हो सकता है। तो ध्यान रखना है। अगला है, अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, कब से? 19 तारीख से। तो ये कह रहा है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कि क्या नियुक्त किया गया है? इवेंट, ये जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो विकल्प में है सौरभ गांगुली को, सचिन तेंदुलकर को, शिखर धवन को, युवराज सिंह को। तो किसे नियुक्त किया गया है इवेंट एम्बेसडर? जो अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है उसके लिए। अभी आपको बता रहे 4 लोगों को नियुक्त किया गया है, 4 में से एक जो है भारतीय है, तो इसलिए जो है इनका भारतीय का नाम जान लेना जरूरी होता है। हालांकि आपको चारों हम बता देते हैं। तो सही पहले उत्तर देखिएगा, शिखर धवन को जो है, शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर इसके लिए नियुक्त किया गया है। देख लीजिए, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, चुना गया है। आयोजन जो है 19 फरवरी से होने वाला है और 9 मार्च तक चलेगा। यह जो है पाकिस्तान और दुबई, जिसे कहते हैं, अभी आपको दुबई बताया ना, UAE के दुबई में आयोजन होगा इसका। तो देखिएगा दुबई में क्यों हो रहा है। वैसे इसका पूरे गेम जो हो गए वो पाकिस्तान में होने वाला है, लेकिन जो भारत और पाकिस्तान, ये भारत के बीच जो मैच होने वाला है वो कहाँ होगा? दुबई में होने वाला है। तो ये इसीलिए जो है दुबई को भी चूज किया गया है यहाँ, क्योंकि भारत जान ही रहे भारत और पाकिस्तान का रिश्ता किस तरह से है, भारत पाकिस्तान में जाएगा नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दुबई और पाकिस्तान ये दोनों आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये 2 जगह हो रहा है, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अन्य एम्बेसडर में अगर देखेंगे तो सरफराज अहमद हो गए, शेन वाटसन हो गए, टिम साउथी हो गए, इसमें जो है नियुक्त किया गया है इनको। ये देखिएगा आपके शिखर धवन।
अगला है अटल भूजल योजना को 7 राज्यों से बढ़ा करके 12 राज्यों में लागू कर दिया गया है और इसका जो है टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया गया है। पहले 2025 तक था, अब 2028 तक कर दिया गया है। तो ये बताना है ये कब लॉन्च किया गया था आपको, आपका ये योजना अटल भूजल योजना। नाम से तो पता चल रहा होगा कि अटल भूजल योजना से भूजल से संबंधित कुछ योजना है, तो अभी इसके बारे में हालांकि बताता हूं। तो ये कब लॉन्च किया गया था, कब शुरू किया गया था। विकल्प में है मार्च 2016, दिसंबर 2019, अक्टूबर 2020, नवंबर 2022। तो कब लॉन्च किया गया था, दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। वो भी दिसंबर में कौन सा डेट था, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाते हैं। उसी दिन हम लोग सुशासन दिवस भी मनाते हैं। तो उसी दिन ये इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। तो इसके बारे में देखिएगा, यह जो है 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। देखेंगे 5 वर्षों के लिए शुरू किया गया था, 2020 से 2025 तक के लिए। लेकिन अभी जब ये लागू हुआ तो 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है इस योजना को। इस योजना का 50% जो फंडिंग होता है वो वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक इसको जो है फंडिंग कर रहा है। 2018 में वर्ल्ड बैंक ने इसको मंजूरी दी थी इस योजना को, तब 2019 में जो है दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है योजना है। और मतलब जैसे राज्य इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फंड का केंद्र कर रहा है और कौन कर रहा है, विश्व बैंक कर रहा है। 50% फंडिंग आपका विश्व बैंक कर रहा है। और इसमें देखेंगे 7 राज्य जो पहले थे, गुजरात हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल थे। अभी इसमें 5 राज्य और जुड़ गए हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्देश्य यही है भूजल प्रबंधन में सुधार करना। देख ही रहे होंगे वर्तमान समय में भूजल की स्थिति किस तरह से जो है खराब हो रही। भूजल जो है उसका स्तर जो है नीचे गिर रहा है। तो उससे क्या है, उसके प्रबंधन में सुधार करना होगा। उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो है उसको भूजल को रिचार्ज किया जा सके। भूजल पुनर्भरण जो है को बढ़ावा देना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना। तो कई सारे अभियान इसके जो है, कई सारे इसके कार्य थे जिसके लिए इसको शुरू किया गया था। कई सारे उद्देश्य थे। पूरा उद्देश्य यही था कि भूजल को कैसे ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज किया जा सके। जैसे देखते होंगे कई सारी योजनाएं इसके लिए और भी चल रही है। सिंचाई से संबंधित कुछ योजनाएं हैं कि ड्रिप सिंचाई योजना अपनाया जाए। उसके बाद जो अपने छतों पर जो है टंकी बनवाया जाए कि जो बरसात का पानी आता है उस टंकी में पानी आए, उसका पानी का यूज किया जाए, जिससे कम से कम जो है कुछ पानी अगर रिजर्व रहेगा तो उसका यूज किया जाएगा, तो ग्राउंड वाटर का कम यूज होगा। और जो रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, तो ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। इसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया था। अगला है देखिएगा, किस देश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को जो है, सोहेली अख्तर को आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो है 5 वर्षों के लिए भ्रष्टाचार के कारण बैन कर दिया है। वो भी कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। ये भी याद रखना है। किसने किया है, आईसीसी ने किया है। तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो विकल्प में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर आपका रहेगा ये बांग्लादेश की आपके खिलाड़ी हैं। और ये पहली बार है जब आईसीसी ने किसी महिला खिलाड़ी को जो है, महिला क्रिकेटर को जो है बैन किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे क्योंकि ये पहली महिला खिलाड़ी हैं, तो ध्यान रखना है। देखिएगा इसके बारे में, बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 36 वर्ष की हैं। 2023 में जब महिला T20 हो रहा था, उस विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का जो है इनके प्रयास करने का दोषी इन्हें पाया गया है, जिसके चलते इन्हें 5 वर्षों के लिए बैन किया गया है। तो ये देखिएगा आपका जो है इनका इमेज है, बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, तो ध्यान रखना है। अगला है देखिएगा, चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य। ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस राज्य में स्थित है, जो अभी चर्चा में था। विकल्प में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपको बताना है किस राज्य में ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है, जो अभी न्यूज में था। तो सही उत्तर आपका रहेगा कर्नाटक में ये स्थित है आपके, तो ध्यान रखना है। देखिएगा क्यों न्यूज में था, तो कर्नाटक के कोडागु जिला में स्थित है, जो पश्चिमी घाट का जो हिस्सा है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य के बफर जोन में, बफर जोन आप जानते होंगे शायद, जो दो जोन का जो है मिलन होता है, तो उसके जो है 2 क्षेत्रों का मिलन, तो उसके बफर जोन में आदिवासियों के लिए
ट्राइबल्स के लिए एक गांव बनाने की योजना बनाई है। क्या कहा गया कि उसके जो बफर जोन है उसमें जो ट्राइबल्स को स्टेब्लिश करने को, वहां बसाने के लिए एक गांव स्थापित किया जाएगा। किस सरकार ने किया है? कर्नाटक सरकार, जो वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, ये सिद्धारमैया, तो उनके द्वारा जो है योजना बनाई गई थी, जिसके कारण से विरोध होना निश्चित रूप से तय है। जो पर्यावरणविद है वो विरोध करेंगे, जिससे सुरक्षा और वन्यजीव संघर्ष की जो है चिंताएं बढ़ गई थी। तो ये इसीलिए जो है न्यूज में था कि ये एक गांव जो है बसाया जाएगा, इसके कारण से ये न्यूज में था। यहाँ एक बात ये जान लेना जरूरी है कि लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है, जो कावेरी नदी की सहायक नदी है, इसी वन्यजीव अभयारण्य से, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखना है। तो आज का सेशन दोस्त यहीं तक रखते हैं। अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आप बताया करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।